पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारे जो कुछ और बेसिक आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पर आज जो हम आर्टिकल्स देखने जा रहे हैं उनमें कुछ आर्टिकल्स हमको ऐसे मिलेंगे जो हमारे फाइनेंस बिल बजट से एसोसिएटेड भी रहेंगे, और जिनके बारे में आर्टिकल 265 वगैरह में जब हम पहुँचते हैं या फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को देखते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत इनके डिटेल में डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें हमको वहाँ पर पढ़नी ही पढ़नी है, और जब वहाँ पर चीज़ों को करेंगे तो हमको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक उसको देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है, और क्योंकि जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है क्या, फिर कभी स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आइए हम देखते हैं और समझते हैं कुछ आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं पार्लियामेंट से एसोसिएटेड। देखिए, कल जैसे जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 101 तक हम पहुंच गए थे, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से अगर कहीं दो जगह का मेंबर बन जाता है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का भी बन जाता है या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों का बन जाता है, तो एक जगह पे उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। एक और इसी में एक कंडीशन ये आती है कि अगर कोई पर्सन विदाउट इंफॉर्मेशन 60 डेज़ तक कितने दिन तक, 60 डेज़ तक पार्लियामेंट में को अटेंड नहीं करता है, पार्लियामेंट के सेशन को, तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी क्या होती है, उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा हो जाती है कंडीशन कि अगर आपको 60 डेज़ तक आपने अटेंड नहीं किया है जब भी सेशन हो रहा है और आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपकी सीट को खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे कई सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, बट वो उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, सेलेक्ट कर लेती हैं और भेज देती हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर को भेज दिया गया, अब सचिन तेंदुलकर कितने दिन पार्लियामेंट गए, जाते ही नहीं थे, तो उस केस में क्या होगा, उनको 60 डेज़ जैसे ही होने वाले होंगे तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा राज्यसभा में कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ये कुछ रीज़न बताने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो उनको उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी आर्टिकल 101 के क्लॉज में ही दिया है। 102 में क्या दिया गया है, 102 में दिया गया कि कोई मेंबर किन कंडीशंस में ये हो जाएगा कि वो मेंबर अब नहीं रह सकता। तो उसमें जो जो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उसकी सदस्यता को एलिजिबिलिटी को बनाती हैं, जस्ट उसका अपोज कर दीजिए। ठीक है, वही सारी कंडीशंस क्या होती हैं, अगर वो कुछ पार्लियामेंट ने रूल बनाया है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, जो शेड्यूल 10 का दल बदल का नियम है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो उन सब चीज़ों में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती। तो अगर कभी पूछा जाए कि सदस्यता कोई मेंबर की समाप्त होने के बारे में प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 102 में उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं पर दी गई है। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हाउस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अगर वो कुछ कंडीशंस को, जैसे पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर डिस्क्वालिफिकेशन से पूछी जाती हैं तो बस आपको यही पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 102। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि किसी की सदस्यता को बनाए रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो उस कंडीशन में डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेते हैं, और वो कब लेता है, इलेक्शन कमीशन से वो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन से सजेशन लेता है, निर्वाचन आयोग से सजेशन लेता है, और उस सजेशन को मानना कंपलसरी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शैल लिखा हुआ है। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन, प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हाँ इसकी मेंबरशिप को हटा देना चाहिए तो प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसको छोड़ देंगे। ठीक है,
ये सब कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन पे अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आर्टिकल 103 में दिया गया है। अब एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है 106 कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी सैलरी, सर्विसेज वगैरह, क्या क्या उनको भत्ते वगैरह मिलेंगे, किस तरीके से क्या क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी, ये सब चीज़ें कहाँ मेंशन हैं। तो ये सारी बातें दी हैं आर्टिकल 106 में। और ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो ये सब पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, संसद ये डिसाइड करेगा कि इनको कितना अलाउंस देना है, क्या सैलरी देनी है, क्या सर्विसेज देनी है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किसको दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 106 106 में। 106 से पहले एक आर्टिकल 105 है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है। ये क्या कहता है सुनिएगा, समझिएगा। सारी कहानी इसी खेल की होती है हमारे लीडर्स की, वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है कि हमारे लीडर्स जो होते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जब वो संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे होंगे, पार्लियामेंट के प्रोसीजर में भाग ले रहे होंगे, उस समय वहाँ पर जो भी बातें वो कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर में वो जो भी बातें कहते हैं, उसके लिए उनको कभी कोर्ट वगैरह में नहीं ले जाया जा सकता। मतलब अपनी बात कहने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वहाँ पर कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं। अगर कोई मेंबर, आप कभी भी ध्यान दीजिए, वो पार्लियामेंट में खूब उल्टा सीधा बोल देगा। अगर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान पे जैसे अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो दिल्ली की विधानसभा में बोल दिया गया कि ये सब बीजेपी ने करवाया फ़ायदा लेने के लिए चुनाव में। लेकिन जब बाहर आ जाएंगे खुलकर इसको कभी नहीं बोलेंगे माइक पे। मीडिया वाले माइक मुंह में डालते रहेंगे कि आप कुछ बोलिए, वो नहीं बोलते हैं इस तरीके की बातें बाहर में। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर बोल देंगे तो कोर्ट में वो जा सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट के अंदर में कुछ भी ऊट पटांग चाहे जो भी बोल दें, उसके अगेंस्ट में कोई भी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो सकती है। उनकी बातों को वहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अधिक दे रखी है, ठीक है। और इसीलिए एक मुद्दा भी बन जाता है कि आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम दी गई है और आर्टिकल 105 में जो फ्रीडम दी गई है, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। तो एक तरीके से देखिए, आर्टिकल 19 में जब हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो इनको अबाध शक्तियाँ दी गई हैं और ये अपने किसी भी स्टेटमेंट के लिए, किसी भी कार्य के लिए, वहाँ पर स्पीकर जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है, उनकी बात को हटवा सकता है, उनको निलंबित सर्टेन टाइम के लिए कर लेगा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन कोर्ट कचहरी का कोई केस उनके ऊपर नहीं हो सकता है और इस बात का हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आर्टिकल 105 क्या करता है, एक तरीके से उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पावर देता है और ये सारी शक्तियाँ उनको देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 105 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। शायद ये आर्टिकल कभी एग्ज़ाम में ना पूछा जाए डायरेक्ट, लेकिन मेंस के कंटेंट जब बनते हैं, मेंस के जब कंटेंट बनते हैं तो वहाँ पर इसका आपको जिक्र करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन, जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको इस तरीके में ढाल दिया जाता है कि कोई स्टेटमेंट बनाना रहता है, कुछ तर्क देने रहते हैं, तो वहाँ पर ये आर्टिकल बहुत काम आता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर एक रेफरेंस की तरह से दे सकते हैं जब भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की पावर को शो करना चाहते हैं, ठीक। अब आर्टिकल 107 एक जो है वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आप सुनते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में कोई बिल पेश किया जाता है, तो ये सब जो बिल पेश किए जाते हैं किस आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं, ये सब आर्टिकल 107 से ही किए जाते हैं। किस आर्टिकल से? 107 के द्वारा किए जाते हैं।
आर्टिकल 107 क्या कहता है कि 109 और 117 ये जो दो आर्टिकल्स हैं 109 और 117, इन दोनों में जो कंडीशंस दी हुई हैं उसको कंसीडर करते हुए, यहाँ पर 109 117 को बताया नहीं, ये कहा है कि 109 और 117 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न्स दिए हुए हैं उसको कंसीडर करते हुए अगर कोई बिल लाया जा रहा है तो वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाया जा सकता है। मतलब अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई बिल पहले सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, क्या कोई बिल पहले सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। क्यों? आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है पहले, चाहे यहाँ पर लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पर भी उस बिल को पेश किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो आर्टिकल 109 और 117 को फुलफिल कर रहे हों। ठीक है, फुलफिल कर रहे हों, ये बात एक होती है। अब दूसरी चीज़ और क्या आती है, बिल को अगर पास होना है, बिल को अगर पास होना है ऐसे, तो भले ही पेश उसको कहीं भी किया जाए, लोकसभा में किया जाए या राज्यसभा में किया जाए, लेकिन फाइनल उसको जब प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजा जाएगा तो उसको लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास वो सहमति के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए जाता है, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। दोनों के पास डिस्कशन होंगे, संशोधन वगैरह जो भी उनका आपस में अप्रूवल वगैरह होगा उसको कंसीडर करते रहेंगे, वो आपस में कभी यहाँ कभी वहाँ गेम करते रहेंगे, लेकिन जब तक दोनों का अप्रूवल नहीं होगा तब तक उस बिल को प्रेसिडेंट के पास में नहीं भेजा जाएगा। और ये बिल कहाँ पर पेश होगा? किसी भी हाउस में हो सकता है, और ये कौन बताता है? आर्टिकल 107 बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 107 का बताता है। आर्टिकल 108 भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है ये समझिए। आर्टिकल 108 क्या कहता है? पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग की बात करता है। मतलब क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स साथ में बैठेंगे किसी बिल पर। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बिल लाया गया राज्यसभा ने, राज्यसभा में कोई बिल सरकार लेके आई, यहाँ से पास हो गया। पास होने के बाद उसको कहा गया कि लोकसभा में भेजा गया, बोला गया भैया आप लोग भी देख लो, इसको समझ लो, क्या करना है आगे, जो भी कुछ है डिस्कशन कर लो और पास करके भेजो राष्ट्रपति के पास, फाइनल इसको कानून बनाया जाए। राज्यसभा ने भेज दिया लोकसभा के पास। अब लोकसभा क्या कर रहा है? रखे हुए कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, इनका डिस्कशन का वही नहीं आ रहा है बात। राज्यसभा वाले बड़ा परेशान, भैया 6 महीने बीत गए, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। या ऐसा हुआ लोकसभा क्या किया, कुछ ऐसे अमेंडमेंट बता दिया, संशोधन बता दिया कि राज्यसभा बोले नहीं भैया ये अमेंडमेंट हम नहीं कर सकते, ये सब सुझाव आप जो दे रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसा ही कुछ मान लीजिए हो जाए, क्या लोकसभा में पेश हो और ये राज्यसभा में भेजें, तो राज्यसभा वाले कहें भैया तुम अपने आप को पब्लिक से चुन के आए हो, बहुत बड़ा समझ रहे हो, हम भी नहीं पास होने देंगे। और ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ बहुत आती थी पहले, अब तो थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत आती थी। तो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा ने भेजा और राज्यसभा उस पर कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई थिंकिंग ही नहीं रख रहा है, या फिर अमेंडमेंट जो दे रहा है उसको लोकसभा मानने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा? तब प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें देख रहा है, तब वो क्या भेजेगा? अपना एक मैसेज भेजेगा और बोलेगा तुम लोग बहुत कर रहे हो इधर उधर, अब एक जॉइंट सिटिंग होगी, दोनों लोग बैठोगे और मेजॉरिटी से उसको पास माना जाएगा, मेजॉरिटी से पास उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन के मैक्सिमम 6 मंथ दूसरे हाउस के पास में होते हैं, इसमें उसको अपना डिसीजन करना रहता है। और इस तरीके की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 108 में। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम कितने मंथ तक, तो मोर देन 6 मंथ इलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। मतलब लोकसभा में अगर है तो यहाँ से पास करके राज्यसभा को जिस दिन भेजा गया उस दिन से 6 महीने तक का उसके पास समय होता है डिसीजन लेने का। 6 महीने के पहले उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट में अनलेस द बिल हैज़ इलेक्ट बाई रीजन, और वही सब बातें जो मैंने बताई वही सब इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना डिसीजन लेंगे। अब 107 जब हम कर रहे थे तो हमने क्या 109 और 117 की प्रोविज़न को देखा था ना, कि 109 और 117 के साथ में रहते हुए बात की जाएगी। अब 109 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल यानी कि धन विधेयक, जहाँ पर पैसों की बात की जाए उसको मनी बिल जो आ गया। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में मनी बिल को पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। मनी बिल पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होता है, और मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से होता है। मतलब प्रेसिडेंट पहले ही अप्रूव कर देंगे कि हाँ अब आप इस बिल को पेश कर सकते हैं संसद में, तब वो जाता है। इसलिए जब भी लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर बिल मनी बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट को, तो उसको वो मना नहीं करते हैं। बाकी बिल्स को वो मना कर सकते हैं, एक बार रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट पहले से अपनी परमिशन दे देते हैं कि आप इसको ले जाइए संसद में पेश करिए, और संसद में ये राज्यसभा में पहले नहीं पेश हो सकता। कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पहले लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में जब ये लाया गया, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, उसको पास कर दिया गया। क्या उसको फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा? हाँ, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगी? क्या 6 महीने तक इसको रोकेगी? नहीं, 6 महीने तक इसको नहीं रोक सकती। इनको 14 दिन के अंदर में अपना डिसीजन देना होगा, 14 डेज़ में। अगर 14 डेज़ में इन्होंने अकड़ दिखाते हुए नहीं दिया कि हम नहीं बताएंगे 14 दिन में, तो लोकसभा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत बताओ, हम इसको अप्रूव मान रहे हैं। जैसे ही अप्रूव करने के लिए, मानने के लिए 14वें दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा कुछ संशोधन हम तुम्हें बता रहे हैं, इस पे बात देख लो थोड़ा सा। तो राज्यसभा कुछ सजेशन दे सकता है। सजेशन आया, लोकसभा ने देखा उसको, कहा ये सजेशन आया है, ठीक है हम नहीं मानेंगे। मतलब सजेशन मानने के लिए भी लोकसभा बाउंडेड नहीं है। चाहे तो स्वीकार कर ले सजेशन को, चाहे तो ना करे। राज्यसभा इस केस में सिर्फ अपना एक सजेशन दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में सुपीरियर कौन, तो यहाँ से आपको एक झलक मिल जा रही है कि यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ जो हैं वो सीमित हो जा रही हैं। दूसरा देखिए, जब जॉइंट सिटिंग होता है तब भी देखिए, जॉइंट सिटिंग जब हो रहा है लोकसभा में कितने मेंबर मैक्सिमम अभी जैसे चल रहे हैं 545 मान लीजिए, राज्यसभा में कितने 250। तो जब जॉइंट सिटिंग होगी तो लोकसभा का पलड़ा तो हमेशा ही भारी रहेगा क्योंकि इसके मेंबर अधिक हैं। तो जॉइंट सिटिंग में अक्सर वही होगा जो लोकसभा वाले चाहेंगे। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी बेसिक थिंकिंग से, कि अगर कभी क्वेश्चन बना जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको कौन लगता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्या है, किस तरीके से, क्यों राज्यसभा अपने आप को अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जब बनते हैं तो इस तरीके के आपको तर्क वितर्क करने होते हैं इन्हीं बातों पे आधार पर। कभी आपसे डायरेक्ट आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा ही इस तरीके से चीज़ों को पूछा जाता है और उसको आपकी अपनी समझ के अनुसार उस इन आर्टिकल्स का रेफरेंस लेते हुए अपनी बात को कहना रहता है। ठीक है, तो 14 दिन में अगर इन्होंने नहीं दिया तो उसको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। 14 दिन में दे दिया, सजेशंस कुछ दिया, उस सजेशन को मानना न मानना लोकसभा के हाथ में है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही अप्रूवल दे चुका है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इफ़ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस। वही बातें जो बताई कि 14 दिन में अगर उन्होंने कहानी नहीं बताई
तो सब कुछ हो जाएगा, माना जाएगा कि हाँ पास है। अब 110 क्या कहता है? 109 में हमने क्या कह दिया कि मनी बिल। अब मनी बिल होता क्या है? मनी बिल होता क्या है, प्रश्न ये उठा, लोगों ने पूछा, तो कहा गया कि 110 में बता रहे हैं, वेट कर लो। 110 ये डिफाइन करता है कि मनी बिल किसे कहते हैं। मनी बिल किसे कहते हैं? जब भी कोई टैक्स लगाना हो, उसको हटाना हो, घटाना हो, जहाँ से भी पैसे से जुड़ी हुई बात हो जाए, वहाँ पर भारत सरकार की फ़ंड होते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में आर्टिकल्स में इसमें दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बात करेंगे। जब 265, 266, 267 आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तब वहाँ पे बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के फ़ंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फ़ंड होते हैं, आकस्मिक निधि फ़ंड होते हैं, जहाँ से पैसे निकाल कर सरकार स्कीम चलाती है। एक आकस्मिक निधि फ़ंड होता है, उसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए सेशन में पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, और कहीं पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया कहीं पर, अब वहाँ पर पैसे देने हैं, तो क्या होगा, उस आकस्मिक निधि से क्या होगा, पैसे निकाल करके वहाँ पर दे दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाएगी, हम यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, और उसके बाद में संसद तो है नहीं, प्रेसिडेंट से पूछा कि ये पैसे निकाल के दे रहे हैं, उन्होंने कहेगा ठीक है दे दो। तो इस तरीके के जो हमारे फ़ंड हैं अलग अलग, उन फंड से पैसे निकालने उकालने के लिए जितनी भी, कितना उसमें पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या टैक्स लगा रहे हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मनी बिल के अंदर में आती हैं, पैसे से जुड़ी हुई बातें। कहीं फ़ाइन लगा रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको नहीं कंसीडर करते हैं, हाँ कि यहाँ पेनाल्टी लगा दिए, फ़ाइन लगा दिए, वो सब चीज़ें मनी बिल नहीं है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है अक्सर कई बार कि पिछली सरकारों ने क्या किया, इस सरकार भी, ये सरकार भी बहुत अब तक करती रहती थी, सुप्रीम कोर्ट में और इस तरह के कई मैटर भी उठे, हालांकि अब चीज़ें कम हो रही धीरे धीरे। होता क्या था, पहले सरकार के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन अगर कोई बिल को पास होना है, अगर किसी बिल को पास होना है तो उसको क्या होना होगा, लोकसभा से भी पास होना होगा और राज्यसभा से भी पास होना होगा, ठीक है, लोकसभा से भी पास होना है और राज्यसभा से भी पास होना है अगर कोई नॉर्मल बिल है। अब राज्यसभा में तो सरकार के पास मेजॉरिटी ही नहीं है, अब क्या हो, राज्यसभा के पास मेजॉरिटी नहीं तो सरकार के बिल अटके रह जाएंगे, सरकार कानून नहीं बना पाएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत आती रहेगी। यहीं पर सरकारों ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत तेज़ होती हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हमारे पास एक ऑप्शन है मनी बिल का, क्योंकि मनी बिल जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, सारी पावर लोकसभा में आ जाती है। तो सरकारों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जब भी कोई बिल वो लाती थी, कहीं से ऐसा कुछ फंडा उसमें ले आ देती थी कि मनी बिल का तरह से वो दिखने लगता, कहीं उसमें टैक्स का रिलेशन ला देती, कहीं पे कंसोलिडेटेड फंड से पैसे ला देती, कहीं पे आकस्मिक निधि से पैसे ला देती। अब वो बिल क्या करते, हर बिल को ये क्या करते कि मनी बिल ही बना दे रहे हैं। अब जब मनी बिल बना दे रहे हैं तो राज्यसभा उसमें बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, राज्यसभा की शक्ति ही समाप्त होने लगी। तो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की पहले टेन्योर की सरकार रही हो, इन दोनों ही सरकारों ने इस तरीके की बहुत चीज़ें की, और ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा बन गया और इस तरीके के मैटर बन गए कि सुप्रीम कोर्ट तक में को कहना पड़ा कि भाई इन तरीके की प्रैक्टिस से, या प्रेसिडेंट ने भी कई बार कहा जब प्रणब मुखर्जी थे कि इन सब चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब सरकार क्या करती है कि मनी बिल भी नहीं बचना चाहती, इससे भी बचना चाहती है, तो सेशन जब नहीं होता है वो एक अध्यादेश ले आ देती है, और अध्यादेश में क्या होता है 6 मंथ तक वो बिना किसी पार्लियामेंट से पास हुए, किसी भी सेशन से पास हुए वो कानून की तरह से रह सकता है। तो इसको इन्होंने इस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस पर भी प्रणब मुखर्जी ने कहा, कई बार ओपनली कहा कि सरकारें ये जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। तो राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का इतना बोलना भी बहुत होता है हमारी भारत जैसी डेमोक्रेसी में। तो उसके बाद से सरकार ने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नियंत्रित किया, और आज थोड़ा सा ये सुधर रही हैं, कितने दिन तक सुधरी रहेंगी भगवान जाने। और उसका दूसरा कारण भी सुधरने का है कि आज सरकार के पास राज्यसभा में धीरे धीरे मेजॉरिटी भी आने लगी है, क्योंकि इनके राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, हमने पार्लियामेंट में पढ़ा ना, इसके मेंबर कौन इलेक्ट करता है, स्टेट की। यहीं से आप स्टेट की कहानी समझती कितनी इम्पोर्टेंस है। क्यों,
स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही तो चुन रहे थे राज्यसभा को, सदस्यों को। अब जितने स्टेट में अधिक सरकारें होंगी उतने अधिक राज्यसभा में मेंबर होंगे किसी भी पार्टी के, और उनको इतना आसान हो जाएगा किसी भी बिल को पास कराना पार्लियामेंट से। तो यहाँ पर देखिए स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अगर बीजेपी ने मान लीजिए 18 स्टेट्स में अपना कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली उनका कंट्रोल राज्यसभा पर भी हो गया। अब वो यहाँ पर कोई भी बिल पास करा सकते हैं। कांग्रेस आज की डेट में जैसे केवल 2 स्टेट में रह गई, तो अब उनका 2 स्टेट सिर्फ यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, आगे चलकर धीरे धीरे उनका राज्यसभा में भी नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास तो इन्हीं 2 स्टेट से ज़्यादातर इलेक्टेड मेंबर आ पाएंगे, यहाँ से तो बाकी जगहों से तो आने के चांसेस नहीं रह गए। तो यहाँ पर भी वो कमज़ोर हो गए, लोकसभा में तो कमज़ोर हैं ही, राज्यसभा में भी कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए राज्यसभा की सिग्निफिकेंस को बनाने के लिए, राज्यसभा में एक अपोजिशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट में अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टेट और सेंटर एक तरीके से इसी तरीके से आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी। ये सब किसी आर्टिकल में ये सब कहीं नहीं लिखा रहता है, ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं और अपनी थिंकिंग को बनानी पड़ती है। और इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि स्टेट का क्या रोल है, स्टेट की आपको क्यों ऐसा लगता है कि स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटर के रिस्पेक्ट में किसी भी बिल को पास कराने में। तो इन सब कड़ियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आप अपने एक आंसर को लिख पाएंगे। अदरवाइज़ एक अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। कभी भी चीज़ों को सिर्फ आर्टिकल से जो जोड़ने का प्रयास किया जाता है अलग अलग, वो सब एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में या प्री में आर्टिकल मैच कराने में काम आ जाएगा, लेकिन मेंस में आपको चीज़ों को एलोबरेट करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो डिसीजन कौन लेगा? तो क्या इस पर डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा? नहीं, इस पर डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेगा। इस पर डिसीजन कौन लेता है? इस पर डिसीजन लोकसभा का स्पीकर लेगा। वो बताएगा कि हाँ ये बिल मनी बिल है और उसका डिसीजन एकदम से फाइनल है, उसका डिसीजन एकदम से फाइनल है। उस पर किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, किसी भी कोर्ट में उस पर क्वेश्चन कभी भी नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कभी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लोग अगर कोई क्वेश्चन उठ जाए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो उस पर डिसीजन किसका होगा? तो उसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर का होता है। और कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा के स्पीकर की पावर क्या क्या है, उसको इस तरह से बताने के लिए आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आपसे दल बदल की डिसीजन आता है, जैसे दल कोई 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाएं, बोले कि तुम गवर्नमेंट बना लो, तो इस तरीके के जब भी डिसीजन आते हैं दल बदल रहे होते कि इनकी ये सदस्यता बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए, तो डिसीजन कौन लेता है? उस समय भी डिसीजन लोकसभा का स्पीकर ही लेता है, जब दल बदल वाली बातें आ जाती हैं। तो इस तरीके से लोकसभा के स्पीकर के पास भी कई वो रहते हैं। 111 वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तो जाता है कहाँ? प्रेसिडेंट के पास उसकी परमिशन के लिए। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है। एसेंट टू बिल्स क्या है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। और मनी बिल के केस में आपको पता ही है कि मनी बिल में वो पहले से परमिशन दे चुका है। अगर बाकी कोई बिल है तो या तो उस पर तुरंत अप्रूवल दे देता है या कहता है कि विचार करिए थोड़ा सा, या अपने वीटो वगैरह का प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन मनी बिल में वो डायरेक्ट अप्रूव ही करता है, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही लाए जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आज का लास्ट आर्टिकल भी ऑलमोस्ट समझिए। बजट आप सुनते हैं, जब भी फरवरी का महीना आता है, जनवरी फरवरी का, ख़ासतौर पे फरवरी का, बजट बड़ा आ जाता है। तो बजट किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बजट आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। सरकार जो बजट पेश करती है वो इसी के अकॉर्डिंग पेश करती है। ख़ास बात सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड नहीं यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज़ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण।
इसमें क्या होता है, ये कहा गया है कि गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी, अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना उनका खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना एस्टिमेटेड उन्होंने खर्च अनुमान लगाया था, कितना उससे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, अगले वर्ष में कितना उनका होने का उम्मीद है खर्च, कितनी उनको प्राप्ति होने की उम्मीद है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, रिसिप्ट क्या होगा, ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को बताएगी। और यही होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट नाम से जानते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन्ड नहीं है। इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं ये अलग अलग, जैसे उनके बारे में बताया गया 113, 14, 15 जो अलग अलग टाइप के फ़ंड मैंने आपको बताए थे, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फाइनेंस कमीशन वगैरह पढ़ेंगे। एक आर्टिकल 123 याद रखिएगा, जो कई बार पूछा जाता है कि जो अभी मैंने बात कही थी कि सरकारें अध्यादेश लाती हैं, अध्यादेश लाती हैं जब सेशन में सरकार नहीं रहती है, तो वो अध्यादेश के अनुच्छेद से लाती हैं, तो इसी से लाती हैं, ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो इतना हमारा पार्लियामेंट का होता है। लेकिन आपको याद होगा जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कई और बातें भी की थी, जैसे क्या, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर। अभी हमने ये टॉपिक अपना नहीं किया हुआ है, ये हमने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। गवर्नर प्रेसिडेंट अभी हमने छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमने पीएम वर्सेस सीएम, ये भी हमने अभी छोड़ा हुआ है। और क्या छोड़ा हुआ है, पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को। और ये एड एंड एडवाइस जो होती है, क्या हमने ये कहा था कि प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी होती है, उसको मानना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन कई बार मेंस के लिए बनता है कि क्या ऐसी एडवाइस को मानना प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हमारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इंटेंशनली इनको हमने रोका था क्योंकि थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब हमने पार्लियामेंट को जान लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम पहले अब पढ़ेंगे गवर्नर को और देखेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पावर हैं, गवर्नर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो गवर्नर ही करता है, लेकिन आप पाएंगे कि गवर्नर की शक्तियां जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन पावर कहीं अधिक हैं प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। कैसे हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जिस तरह से हमने इसके पार्लियामेंट की चीज़ें पढ़ी, उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली को पढ़ेंगे। वहीं पर हमको सीएम का रोल भी मिलेगा और सीएम और पीएम को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको इतने पे ही रोकते हैं।